नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। अगर किसी इलाके के लोग किसी पार्टी को वोट नहीं देते और वो पार्टी सत्ता में आ जाती है तो क्या उस इलाके में काम नहीं करवाती है? पहले ऐसा ही होता था, लेकिन मोदी ने परंपरागत राजनीति के ये तौर तरीके अब बदल दिए हैं। इसीलिए तो ये जानते हुए भी कि आजमगढ़ की सीट जीतने में मुश्किलें बहुत हैं, इतिहास भी मोदी और बीजेपी के साथ नहीं है, इसके बावजूद मोदी ने आज आजमगढ़ जाकर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स का ऐसा समा बांधा कि लग रहा है कि यह सीट भी सेट हो गई है। तमाम ओपिनियन पोल आजमगढ़ में बीजेपी की हार को तय बता रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मोदी ने आजमगढ़ जाकर ना सिर्फ विपक्ष को बड़ी चुनौती दी, बल्कि उनका कॉन्फिडेंस देखकर मोदी विरोधी भी थोड़ा हिले हुए हैं। कोई और नेता होता तो इस हारी हुई सीट पर इतना जोर नहीं लगाता, लेकिन यही तो मोदी की पॉलिटिक्स के स्टाइल की खासियत है। पूरी रिपोर्ट देखिए। आज देश देख रहा है मोदी दूसरी मिट्टी का इंसान है और मैं 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के लिए तेज गति से दौड़ रहा हूं, तेज गति से देश को दौड़ा रहा हूं। उत्तर प्रदेश में दो MY समीकरण इस वक्त काम कर रहे हैं। पहला है मोदी प्लस योगी और दूसरा है मुसलमान प्लस यादव। दोनों MY हैं और दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोनों ही MY समीकरण 24 की जीत और हार तय कर रहे हैं। कैसे, अब इसे समझिए। उत्तर प्रदेश में करीब 19% मुस्लिम हैं और 13% यादव मतदाता हैं। मुसलमान यूपी की 13 सीटों पर 30% से ऊपर हैं, जबकि यूपी की 13 सीटें ऐसी हैं जहां यादव मतदाता हार जीत तय करते हैं। ऐसी ही एक सीट है आजमगढ़, जहां 26% यादव वोट है और 24% मुस्लिम वोटर। इसीलिए इस सीट को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। 2014 में यहां से मुलायम सिंह यादव जीते, 2019 में अखिलेश यादव जीते, 2022 में उपचुनाव हुए तो बीजेपी के दिनेश लाल यादव जीते। बीजेपी ने फिर से दिनेश लाल को टिकट दिया है, लेकिन बीजेपी का जीतना मुश्किल लग रहा है। उत्तर प्रदेश को लेकर जो भी सर्वे आ रहे हैं, उनमें बीजेपी और उसके सहयोगी सारी सीटें जीत रहे हैं। यहां तक कि सोनिया गांधी की रायबरेली भी जीत रहे हैं, सिर्फ 2 सीटों को छोड़कर। पहली है मैनपुरी और दूसरी है आजमगढ़। आजमगढ़ सीट पर बीजेपी की जीत नामुमकिन सी मानी जा रही है। CNX का लेटेस्ट सर्वे भी बता रहा है कि आजमगढ़ सीट पर 89% मुस्लिम इंडिया गठबंधन या समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को वोट करने जा रहे हैं, जबकि NDA के उम्मीदवार को सिर्फ 1% मुसलमानों का वोट मिलेगा। इसी तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सिर्फ 23% यादवों का वोट मिल रहा है। इस हिसाब से आजमगढ़ में भी हर 4 में से 1 यादव बीजेपी को वोट कर तो रहा है, लेकिन यह बीजेपी को जीत दिलाने में पूरा नहीं होगा। मोदी और योगी दोनों जानते हैं कि मुश्किलें बहुत हैं, जीत तो लगभग नामुमकिन सी है। कोई ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स होती तो आजमगढ़ पर बीजेपी जोर ही नहीं लगाती, क्योंकि जिस सीट को हार रहे हैं उसके बारे में क्या सोचना। बीजेपी चाहती तो सिर्फ उन सीटों पर फोकस करती जहां जीत रही है, लेकिन ये मोदी की बीजेपी है। मोदी ने फोकस ही आजमगढ़ पर किया है। आज आजमगढ़ का सितारा चमक रहा है। एक जमाना था जब दिल्ली से कोई कार्यक्रम हो और देश के अन्य राज्य उसके साथ जुड़ते थे। आज आजमगढ़ में कार्यक्रम हो रहा है और देश के अलग अलग कोने से हजारों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो हजारों लोग जुड़े हैं, मैं उन सबका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज केवल आजमगढ़ी नहीं, बल्कि पूरे देश के विकास के लिए
कई विकास परियोजनाओं का यहां से शुभारंभ हो रहा है। खास तौर पर आजमगढ़ में ही कार्यक्रम रखा, जहां से पूरे देश की बाकी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। आजमगढ़ से ही यूपी को 5 नए हवाई अड्डे दिए, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद और श्रावस्ती। इसके अलावा 11,475 करोड़ की 5 राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने आजमगढ़ से 34,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट शुरू किए। इनमें 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और 3 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। मोदी का संदेश साफ है कि वोट दो न दो, विकास पूरा होगा, विकास में कोई पीछे नहीं छूटेगा। जिस आजमगढ़ को देश के पिछड़े इलाकों में गिनते थे, आज वही देश के लिए विकास का नया अध्याय लिख रहा है। आज आजमगढ़ से कई राज्यों में करीब 34,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट, उसका लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। ये कल का आजमगढ़ अब वो गढ़ है, ये आजन्मगढ़ है। ये आजन्मगढ़ विकास का गढ़ रहेगा, आजन्म रहेगा, अनंत काल तक ये विकास का गढ़ बना रहेगा। ये मोदी की गारंटी है दोस्तों। इससे पहले यूपी में समाजवादी पार्टी का सैफई मॉडल भी चलता था। तब सब कुछ सैफई के लिए होता था, महोत्सव से लेकर तमाम विकास परियोजनाएं तक, क्योंकि ये पूरा इलाका अखिलेश और मुलायम के परिवार का गढ़ होता था, इसीलिए फोकस वहीं रहता था। और ये मोदी और योगी का मॉडल है, जिसमें यूपी के किसी एक इलाके का नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के विकास का लक्ष्य है। तभी तो यूपी को विकास का फायदा मिल रहा है। आजमगढ़ हम सब जानते हैं, आज से 10 साल पहले, 7 साल पहले आजमगढ़ की पहचान क्या थी? जिस आजमगढ़ को पिछली सरकारों के कारण अपराध और माफिया गतिविधियों का गढ़ बना दिया गया था, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसी आजमगढ़ में आकर के यहां पर मनी की बौछार कर रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देने के लिए आजमगढ़ आए हैं। आजमगढ़ को पिछले 10 वर्ष के अंदर न केवल सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण देने के लिए, बल्कि विकास और आधुनिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जोड़ने के लिए आजमगढ़ को लोक कल्याणकारी उन विभिन्न योजनाओं के साथ जोड़ने के लिए हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। मोदी की पॉलिटिक्स का यही तरीका है। मोदी को इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वोट दिया या नहीं दिया। इसीलिए जिन लोगों को लगता है कि मोदी बैक टू बैक चुनाव कैसे जीतते हैं, मोदी ऐसा क्या करते हैं कि वो जीतते चले आते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि मोदी यही नहीं करते जो आज तक के राजनेता करते रहे। मोदी जरा हटकर काम करते हैं, इसीलिए वो नरेंद्र मोदी हैं। मोदी को पता है कि यूपी के मुस्लिम बहुल सीटों पर वोट मिलना मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि मोदी ने मुसलमानों के लिए काम बंद कर दिए हों। सीएनएक्स का लेटेस्ट सर्वे बता रहा है कि मुस्लिम बहुल 13 सीटों पर मोदी को मुसलमानों का वोट नहीं मिल रहा। जैसे कि रामपुर में 2%, संभल में 4%, मुरादाबाद में 1%, नगीना में 3%, सहारनपुर में 1%, कैराना में 2%, बिजनौर में 3%, अमरोहा में 4%, मुजफ्फरनगर में 5%, बहराइच में 2%, बरेली में 4%, श्रावस्ती में 2% और मेरठ में सिर्फ 1% मुसलमानों के वोट एनडीए को मिल रहे हैं। इन सभी सीटों पर मुस्लिम वोट 30% से ऊपर हैं।
लेकिन इसके बावजूद ऐसा तो नहीं है कि इन इलाकों के विकास में मोदी योगी कोई कमी करते हों। यही मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। और यूपी में तो मोदी के पास विकास करने के लिए डबल इंजन है। योगी आदित्यनाथ भी हैं, जिनकी राजनीति का स्टाइल है कड़ा प्रशासन और माफियाओं पर लगाम। भ्रष्टाचार में डूबी परिवारवादी सरकारों में इतने बड़े पैमाने पर विकास कार्य असंभव था। पिछली सरकारों में आजमगढ़ और पूर्वांचल ने पिछड़ेपन की तकलीफ ही नहीं उठाई, बल्कि इस दौर में यहां की छवि खराब करने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई। और योगी जी ने अभी बहुत बढ़िया वर्णन किया है, इसमें मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। जिस तरह पहले की सरकारों में यहां आतंक को, बाहुबल को संरक्षण दिया गया, वो पूरे देश ने देखा है। इस परिस्थिति को बदलने के लिए यहां के युवाओं को नए अवसर देने के लिए भी डबल इंजन सरकार लगातार काम कर रही है। मोदी और योगी की ये जोड़ी ही उत्तर प्रदेश की सारी 80 सीटों को जीतने की स्क्रिप्ट लिख रही है। जाति और धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर काम कर रही है। उन्हें पता है कि भले ही आज मुसलमानों के वोट न मिल रहे हों और यादवों के कम वोट मिल रहे हों, लेकिन वो जानते हैं कि आज नहीं तो कल ये वोट मिलेंगे, क्योंकि मुसलमानों को भी तो ये दिखेगा कि जिनको वो लोग आज तक वोट करते रहे हैं, उन्होंने क्या दिया है। अखिलेश यादव 5 साल यूपी के सीएम रहे। उन्होंने आजमगढ़ में क्या किया, मुसलमानों के लिए क्या किया, यादवों के लिए क्या किया। साथियों, उत्तर प्रदेश जैसे जैसे विकास की बुलंदियों को छू रहा है, तुष्टीकरण का जहर भी कमजोर पड़ रहा है। पिछले चुनाव में आजमगढ़ की जनता ने भी दिखा दिया कि परिवार के लोग जहां अपना गढ़ समझते थे, वो दिनेश जैसा एक नौजवान उसे ढहा देता है। इसलिए परिवारवादी लोग इतने बौखलाए हुए हैं, आए दिन मोदी को लगातार गाली दे रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का अपना परिवार नहीं है। ये लोग भूल जाते हैं कि मोदी का परिवार देश की 140 करोड़ की जनता, ये मोदी का परिवार है। और मोदी के इस परिवार में हर कोई शामिल है। पिछले कुछ चुनावों में देश के चुनावी पंडितों ने यह देखा है कि मोदी को हर जाति का ठीक ठाक वोट मिला है, खास तौर पर यूपी के विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनावों में। सीएनएक्स का सर्वे बता रहा है कि यूपी के 23% यादव एनडीए को वोट करने जा रहे हैं। इसके अलावा यूपी का बाकी ओबीसी समुदाय तो पूरी तरह से मोदी को वोट कर रहा है। सीएनएक्स का सर्वे बता रहा है कि यूपी का 74% निषाद वोटर, 83% राजभर वोटर, 59% कुर्मी और 59% ही मौर्य वोटर भी एनडीए को वोट कर सकता है। गैर यादव ओबीसी वोटर यूपी की कम से कम 18 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाता है। इसके अलावा सवर्ण जातियों का तो मोदी को पूरी तरह से समर्थन मिल रहा है। कैसे, ये भी देख लीजिए। सीएनएक्स के इसी सर्वे में पता चला है कि 84% ब्राह्मण एनडीए को वोट दे सकते हैं। इसके अलावा 82% ठाकुर और 73% वैश्य भी एनडीए को वोट कर सकते हैं। यूपी में 10 सीटें ऐसी हैं जहां सवर्ण वोटर हार जीत तय करता है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, गाजियाबाद, कैसरगंज, देवरिया, कुशीनगर, फतेहपुर सीकरी, बलिया और जौनपुर। पश्चिमी यूपी की बात करें तो जाट वोटर भी पूरी तरह से एनडीए के साथ हैं और जयंत चौधरी के बीजेपी में आने से तो उनका समर्थन और ज्यादा बढ़ गया है। 82% जाट वोटर एनडीए को वोट दे सकते हैं। पश्चिमी यूपी की 6 सीटों पर जाट वोटर महत्व रखते हैं। कैराना, मुजफ्फरनगर, मेरठ, मथुरा, बिजनौर और बागपत, जिनमें से बिजनौर और बागपत आरएलडी के खाते में है। इसीलिए तो मोदी इतने कॉन्फिडेंस के साथ अब की बार
400 पार का नारा दे रहे हैं। इस बार भी यूपी की पूरी सफाई में आजमगढ़ को पीछे नहीं रहना है। और मैं ये जानता हूं, मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि आजमगढ़ जोन चा जाला ऊ कर लेवला। इसलिए मैं इस धरती से यही आह्वान करता हूं, जो देश कह रहा है, जो उत्तर प्रदेश कह रहा है, जो आजमगढ़ कह रहा है, उसी का मैं आह्वान करता हूं, अब की बार 400 पार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। मोदी के इसी कॉन्फिडेंस से विरोधी घबराए हुए हैं। मोदी ने आज आजमगढ़ से यूपी के 5 और एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। अब समाजवादी पार्टी वाले अखिलेश यादव आगे आए हैं, जो एयरपोर्ट बनवाने का पूरा क्रेडिट अपना बता रहे हैं। चित्रकूट का एयरपोर्ट नेताजी और समाजवादी पार्टी ने बनवाया था, उसका उद्घाटन आज हुआ है। आजमगढ़ का एयरपोर्ट नेताजी और समाजवादी पार्टी ने बनाया था, उसका उद्घाटन हुआ है। मुरादाबाद का एयरपोर्ट नेताजी और समाजवादी पार्टी ने बनाया था, उसका उद्घाटन हुआ है। अरे ये सरकार अपना कुछ बनाए हुए का उद्घाटन करेगी कि दूसरों का ही उद्घाटन करती रहेगी? तो डबल इंजन की सरकार, और सोचिए कि एयरपोर्ट नहीं बना पा रहे, और जहां एयरपोर्ट बने भी हैं हवाई जहाज नहीं उतर रहे हैं। एक रसूलाबाद में बनाया था हवाई पट्टी, सरकार बनते ही इन्होंने हवाई जहाज उतार दिया उस पर, और आज वह बबूल उग गया है। पूरी हवाई पट्टी पे बबूल है। अब बताओ बबूल कौन हटाएगा जाके रसूलाबाद से? तो ये केवल दिखावा है, चुनाव आ गया है इसलिए दिखाना है कि काम कुछ हमने किया है, वो भी दूसरों का काम का अपना काम बता रहे हैं। बताइए आप। मोदी जानते थे कि उन पर ऐसे आरोप भी लगेंगे। खासतौर पर इंडी अलायंस वाले ये कहेंगे कि चुनावों को देखते हुए मोदी ये उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम कर रहे हैं। इसीलिए मोदी ने आज ऐसे तमाम लोगों को आजमगढ़ से ही करारा जवाब दे दिया है। कई दिनों से मेरे समय की मर्यादा के कारण मैं एक ही स्थान पर से देश के अनेकों प्रोजेक्ट का लोकार्पण कर रहा हूं। और जब लोग सुनते हैं कि देश में एक साथ इतने एयरपोर्ट, एक साथ इतने रेलवे स्टेशन, एक साथ इतने हवाई अड्डे, एक साथ इतने IIM, एक साथ इतने एम्स, लोग अचरज हो जा रहे हैं। और कभी कभी पुरानी जो सोच रहती थी ना, तो इसको भी उसी चौखट में बिठाते हैं और क्या कहते हैं, अरे भाई ये तो सब चुनाव का मौसम है ना। अरे मेहरबान, चुनाव के मौसम में पहले क्या हुआ करता था? पहले की सरकारों में बैठे हुए लोग जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए घोषणाएं कर देते थे। कभी कभी तो इनकी हिम्मत इतनी होती थी कि पार्लियामेंट में भी रेलवे की नई नई योजनाएं घोषित कर देते थे, बाद में कोई पूछने वाला नहीं। और जब मैं एनालिसिस करता तो 35 साल पहले घोषणा हुई। कभी चुनाव के पहले पत्थर गाड़ देते थे आकर के, फिर खो जाते थे, पत्थर भी खो जाते थे, नेता भी खो जाते थे। मोदी ने बता दिया कि उनके लिए देश का विकास और चुनाव दो अलग अलग चीजें हैं, और इसीलिए तो पुरानी सारी ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स की तमाम परंपराओं को मोदी खत्म कर रहे हैं। मोदी की यह पूरी कोशिश होती है कि जिसका शिलान्यास करें उसका उद्घाटन भी अपने ही कार्यकाल में कर लें। 19 में जिनका शिलान्यास किया वो 24 तक पूरा हो गया। अब 24 में जिनका शिलान्यास कर रहे हैं उन्हें 29 तक मोदी पूरा कर देंगे। आज देश देख रहा है मोदी दूसरी मिट्टी का इंसान है। राहुल गांधी अचानक गुजरात का दौरा छोड़कर दिल्ली लौट आए। मंगलवार को राहुल गांधी महाराष्ट्र से यात्रा फिर शुरू करेंगे। नरेंद्र मोदी उसी दिन गुजरात का दौरा करेंगे। राहुल गांधी के महाराष्ट्र पहुंचने पर क्या कांग्रेस पार्टी में फिर बड़ा धमाका होगा?
क्या महाराष्ट्र में कांग्रेस का गठबंधन टूटने वाला है? सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात क्यों आगे नहीं बढ़ पा रही है? उद्धव ठाकरे और प्रकाश अंबेडकर का गेम प्लान क्या है? मोदी ने आज कितनी सीटों पर जीत पक्की कर ली और राहुल गांधी ने कितनी सीटें गंवा दी? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। राहुल गिन रहे अगड़ा पिछड़ा, इंडी अलायंस में बढ़ा झगड़ा, सीट शेयरिंग पर बिगड़ी बात, अघाड़ी में तेज घात प्रतिघात। राहुल की यात्रा आगे बढ़ी, पीछे से कांग्रेस किस ओर चली? नरेंद्र मोदी देश का कोना कोना नाप रहे हैं। एक एक सीट पर बीजेपी की जीत सॉलिड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब की बार 400 पार, अब की बार राहुल गांधी 4 दिन से गुजरात में फंसे हैं। महाराष्ट्र कूच करने से पहले गुजरात का दौरा बीच में छोड़कर अचानक दिल्ली लौटे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र पहुंचने से पहले ही महाविकास अघाड़ी का झगड़ा बढ़ गया है। सीट शेयरिंग पर बात बिगड़ गई है, आगे कुछ भी हो सकता है। इसका एक एक डिटेल बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए 48 घंटे में देश की सियासी पिक्चर कितनी बदली है। नरेंद्र मोदी ने पिछले 48 घंटे में 4 राज्यों में धुआंधार प्रचार कर 147 सीट पर एनडीए की जीत फिक्स कर दी। यूपी की 80, बंगाल की 48 और नॉर्थ ईस्ट की 25 सीट उन्होंने कवर की। इसमें छत्तीसगढ़ की 11 भी जोड़ लीजिए, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उन्होंने महतारी वंदन योजना लॉन्च कर दी। 17 करोड़ महिलाओं के खाते में 655 करोड़ की पहली किस्त ट्रांसफर कर दी। लेकिन राहुल गांधी सिर्फ गुजरात की 26 सीटों पर अटके रहे, जहां स्कोर बोर्ड में कुछ हिलता डुलता नहीं दिख रहा। कांग्रेस 2019 में शून्य पर थी। राहुल की 4 दिन की मेहनत के बाद भी आसार शून्य के ही दिखाई दे रहे हैं। ममता बनर्जी ने बंगाल में कैंडिडेट घोषित कर दिए। कांग्रेस 2019 में जिन 2 सीटों बहरामपुर और मालदा दक्षिण में जीती थी, वहां भी टिकट बांटकर कांग्रेस का चैप्टर क्लोज कर दिया। राहुल के करीबी अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ बहरामपुर से ममता ने क्रिकेटर यूसुफ पठान को उतारा है। मतलब राहुल को सेटबैक ही सेटबैक मिल रहा है। बंगाल में पिछली बार 2 थे, इस बार खाता खुलने का संकट है। राजस्थान में कांग्रेस के 2 पूर्व मंत्रियों, 5 पूर्व विधायकों समेत 32 नेता बीजेपी में चले गए। अपने साथ हजारों समर्थकों को भी ले गए। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का फार्मूला सुलझने के बजाय और उलझ गया। राहुल समझ गए हैं मोदी से टक्कर में वो कहीं नहीं है, लिहाजा लालू, अखिलेश की तरह राहुल गांधी ने भी जातियां गिनना शुरू कर दिया है। मैं आपसे पूछता हूं, हिंदुस्तान में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं? पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं हिंदुस्तान में? आपको यह मालूम होना चाहिए। 50%। आदिवासी कितने? 8%। दलित कितने? 15%। सब मिलाए तो कितने? 73%। 2 दिन के ब्रेक के बाद राहुल गांधी फिर मंगलवार से यात्रा शुरू करेंगे और महाराष्ट्र में एंट्री लेंगे। लेकिन राहुल के शिवाजी की धरती पर पहुंचने से पहले ही महाअघाड़ी टूट के कगार पर है। सीट बंटवारा फाइनल होने से पहले ही तीनों घटक दलों ने 8 सीटों पर अपने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। शिवसेना यूबीटी ने मुंबई नॉर्थ वेस्ट से अमोल कीर्तिकर और दक्षिण मुंबई से अरविंद सावंत का नाम घोषित कर दिया है। प्रकाश अंबेडकर की वीवीए ने अकोला से कैंडिडेट घोषित कर दिया है। एनसीपी शरद गुट ने बारामती से सुप्रिया सूले और शिरूर से अमोल कोल्हे का नाम फिक्स कर दिया है। कांग्रेस ने सोलापुर से परिणीति शिंदे, हिंगोली से प्रज्ञा साटो और चंद्रपुर से प्रतिभा धनोरकर के नाम का ऐलान किया है।
महाविकास अघाड़ी के नेता 8 सीटों पर भी सहमति नहीं बना पाए हैं। मुंबई की नॉर्थ वेस्ट सीट पर झगड़ा खुलकर सामने आ गया है। कांग्रेस के संजय निरुपम यहां से दावा ठोक रहे हैं। उन्होंने खुल्लम खुल्ला उद्धव ठाकरे के फैसले पर आक्रोश जाहिर किया है। संजय निरुपम ने शिवसेना उद्धव गुट के कैंडिडेट अमोल कीर्तिकर पर खिचड़ी चोर होने का आरोप लगाया है। कोरोना काल में बीएमसी ने खिचड़ी बांटी थी, उस मामले में अमोल कीर्तिकर के खिलाफ जांच चल रही है। संकट की घड़ी में जब गरीब लोगों को तो दाना मिल रहा है। संजय निरुपम का आरोप है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता कैसे खिचड़ी चोरी के आरोपी को सपोर्ट करेंगे। नाके पे खड़े होकर के बगैर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के, कांग्रेस के नेताओं को कॉन्फिडेंस में लिए एमबीए के कैंडिडेट का अनाउंसमेंट वो सही है, और मैं जब विरोध कर रहा हूं तो गलत हो गया। जो बड़े होते हैं, बड़े नेता होते हैं ना, पहले उनको एक तरह का ग्रेस दिखाना चाहिए, उनका आचरण सही होना चाहिए। आपने गठबंधन धर्म का उल्लंघन किया है। उस संकट की घड़ी में जब गरीब लोगों को दो दाना मिल रहा है, 2 रोटी मिल रही, खिचड़ी मिल रही है खाने को, उसमें से भी अगर कमीशन खोरी हो रही है तो क्या यह आपत्तिजनक बात नहीं है? इस पे चुप रहना चाहिए। मुझे तो लगता है कि मेरे से ज्यादा शिवसेना की चिंता होनी चाहिए कि जिन लोगों ने खिचड़ी में कमीशन खाया, कम से कम उनको मान सम्मान मत दो। लगातार 5 साल तक मेहनत किया, किस दिन के लिए? कि चुनाव आएगा तो घर बैठ जाना है? ऐसा तो नहीं है ना। अब वही बोला, आसमान गिरेगा तो फिर मैं कहां रहूंगा? कौन है अमोल कीर्तिकर, जिनके लिए उद्धव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बताने तक की जहमत नहीं उठाई? अमोल कीर्तिकर मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से मौजूदा सांसद गजानन चंद्रकांत कीर्तिकर के बेटे हैं। गजानन ने 2019 में संजय निरुपम को 2.5 लाख से ज्यादा मतों से हराया था, लेकिन बाद में उद्धव को छोड़कर शिंदे गुट में चले गए। 2014 में भी मुंबई नॉर्थ वेस्ट से गजानन कीर्तिकर शिवसेना के टिकट पर चुनाव जीते थे। पिछले 2 चुनावों से मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट शिवसेना का गढ़ है। गजानन कीर्तिकर के पाला बदलने के बावजूद उनके बेटे अमोल कीर्तिकर ने उद्धव का साथ नहीं छोड़ा, इसीलिए उद्धव ने महाअघाड़ी में सीट शेयरिंग फाइनल होने से पहले ही उन्हें टिकट थमा दिया। आता प्रचाराला मला इकडे येण्याची काय गरज आहे असं मला वाटत नाही, आणि उमेदवार सुद्धा मी तुम्हाला दिलेला आहे। कारण ज्या मानसिक एका अवघडलेल्या परिस्थितीतून तो जिद्दीने उभा राहिलेला आहे, त्याच्याबद्दल मी सगळ्यांसमोर त्याचं कौतुक करतो। या परिस्थितीमध्ये जो शरण जाईल तो उद्ध्वस्त होईल, तो जिंकेल। ही सगळी मर्दांची फौज आहे आणि या फौजेचा मर्दपणा आज सुद्धा कायम आहे, आणि तोच उद्याचा विजय मिळवून दिल्याशिवाय राहणार नाही, ही अपेक्षा आणि विश्वास व्यक्त करतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुंबई नॉर्थ वेस्ट वीआईपी सीट मानी जाती है। कांग्रेस ने यहां से 7 बार जीत दर्ज की है। फिल्म अभिनेता सुनील दत्त यहां से 5 बार चुनाव जीते और उनकी बेटी प्रिया दत्त 1 बार संसद पहुंची। शिवसेना शिंदे गुट भी इस सीट से चुनाव लड़ना चाहता है। अगर शिंदे गुट ने 2 बार के सांसद गजानन को टिकट दिया तो यहाँ पिता पुत्र के बीच चुनावी फाइट होगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि शिवसेना का कोर वोटर किस सेना के साथ जाता है। उन्होंने जो बात बताई है वो सही है, लेकिन उन्होंने जो एक बात उसमें कही है कि मेरा नाम है, वो नाम दिखाइए, मेरा नाम कहाँ पे हो। मेरा नाम ईओडब्ल्यू में भी नहीं है, मेरा नाम ईडी में भी नहीं है। जो कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई के अंदर जांच करना जांच अधिकारियों का काम है, वो जांच चल रही है। उधर कहाँ भी अमोल गजानन कीर्तिकर नाम वहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। महाविकास अघाड़ी के एक घटक दल है कांग्रेस, और उसके बड़े नेता हैं संजय निरुपम, अगर वो खुलकर आपके ही खिलाफ, अपने सहयोगी पार्टी के नेता के खिलाफ या कैंडिडेट के खिलाफ बोलते हैं तो इसका नुकसान होगा आपके महागठबंधन को, आपको नुकसान होगा। इसके बारे में मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, हमारे जो नेता है वही इसके बारे में बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी के महाराष्ट्र पहुंचने पर बड़ा विस्फोट होने वाला है?
क्या प्रकाश अंबेडकर गठबंधन से बाहर जाने वाले हैं? क्या अघाड़ी के तीनों घटक दलों में फ्रेंडली फाइट होगी? क्या महाअघाड़ी के गुट माइंड गेम खेल रहे हैं? कौन है बिग ब्रदर जो गठबंधन को उलझा रहा है? महाराष्ट्र में 48 सीट हैं। शिवसेना उद्धव गुट 22 सीट मांग रहा है। कांग्रेस 18 सीट पर राजी हो सकती है। बची हुई 8 सीट एनसीपी शरद गुट चाहता है। तो फिर प्रकाश अंबेडकर के पास विकल्प क्या है? प्रकाश अंबेडकर को 4 से 5 सीट छोड़ने पर सहमति बन गई है। 3 सीट शिवसेना और एक सीट कांग्रेस एनसीपी शरद गुट छोड़ने पर करीब करीब राजी हैं। तो क्या 5 सीट पर प्रकाश अंबेडकर मान जाएंगे? प्रकाश अंबेडकर इतनी सीट पर नहीं मानेंगे। प्रकाश अंबेडकर कांग्रेस कोटे से और सीटें चाहते हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र में बिग ब्रदर मानने को तैयार नहीं है। प्रकाश अंबेडकर का कहना है कि कांग्रेस के पास मुसलमान को छोड़कर कोई दूसरा मतदाता नहीं है। मुसलमान मतदाता भी ओवैसी काट रहे हैं। तो होगा क्या? राहुल गांधी के महाराष्ट्र पहुंचने से पहले क्या प्रकाश अंबेडकर एकला चलो की राह पर बढ़ जाएंगे? महाविकास अघाड़ी में 33 सीट पर फार्मूला सेट हो गया है। 15 सीट पर झगड़ा है। 10 सीट ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट दोनों का क्लेम है। 5 सीट ऐसी हैं जहां शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तीनों क्लेम कर रही हैं। अगर झगड़ा नहीं सुलझा तो यहाँ फ्रेंडली फाइट हो सकती है। महाविकास आघाड़ी में करीब करीब 10 सीटें ऐसी है कि जिस पे कांग्रेस भी क्लेम कर रही है और उद्धव ठाकरे शिवसेना भी क्लेम कर रही है। और 5 सीट ऐसी है कि जहां पर कांग्रेस भी क्लेम कर रही है, शिवसेना भी क्लेम कर रही है और एनसीपी भी क्लेम कर रही है। 15 सीटों का सिलसिला है। क्या आप ये 15 सीटें फ्रेंडली फाइट में लेंगे और बाकी की जो सीटें हैं फिर वो सीधे सीधे डिस्ट्रीब्यूट होगा? अगर हम लोग अकेले लड़ते तो पूरी ताकत से हम लोग कॉन्सेंट्रेट करने की जो 27 सीटें हैं उसका तो विवरण हमने उनको दे दिया है। कांग्रेस के पास उस वक्त भी मुसलमान वोट है, इस बार भी मुसलमान वोट है। इसके अलावा उनके पास वोट अभी बाकी नहीं है। उनकी वजह से 8 सीटें हम लोग हारे, कांग्रेस की वजह से। अगर कांग्रेस वहां पर हम लोग के साथ पहले समझौता करती तो 8 सीटें हमारी जीतती, उनकी 6-7 सीटें वहां पर आती। बिग ब्रदर की जो एटीट्यूड है, ये बिग ब्रदर की एटीट्यूड अभी रीजनल पार्टीज मानने के लिए तैयार नहीं है। प्रकाश अंबेडकर महाराष्ट्र की राजनीति में अकेले कोई ताकत नहीं है, लेकिन वो महाविकास अघाड़ी का खेल बिगाड़ सकते हैं। उनके पास करीब 7% दलित और पिछड़ा वोट है। 2019 में वो जिन 47 सीट पर लड़े थे उनमें 13 सीट यूपीए हार गया था। सोलापुर में पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे हारे। नांदेड़ में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान हारे। महाराष्ट्र की 27 सीटों पर उनका ज्यादा असर है। दूसरी तरफ एनडीए ने महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का झगड़ा सुलझा लिया है। बीजेपी 32, शिवसेना शिंदे गुट 5 से 6 और एनसीपी अजित पवार गुट 3 से 4 सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। शिंदे और अजीत गुट को दी गई कुछ सीटों पर बीजेपी के सिंबल पर कैंडिडेट को चुनाव लड़ाया जाएगा। ऐसा मिशन 45 को पूरा करने के लिए किया जाएगा। महाविकास अघाड़ी के नेता सीट शेयरिंग का झगड़ा नहीं सुलझा पा रहे, लेकिन संजय राउत दावा कर रहे हैं कि अब की बार 40 सीट जीतेंगे। महाविकास आघाड़ी का डर इतना है, उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी का डर इतना है ये लोगों के मन में, ये बौखला गए हैं। 48 सीटें हैं। महाविकास आघाड़ी 40+ की तैयारी में है। हमारा कोई वो अमित शाह जी आए थे मिशन 45, वो तो कमीशन 45 है। हाँ, वो कमीशन वाले मिशन, हमारा मिशन है हर सीट पर जीतेंगे और लड़ेंगे। 2019 में कांग्रेस को 1, एनसीपी को 4 और बीजेपी को 23 सीट मिली थी। बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली शिवसेना को 18 सीट मिली थी। अब की बार सर्वे क्या बता रहे हैं? एनडीए 35 सीट जीत सकता है, महाविकास अघाड़ी 13 सीट जीत सकता है।
ये सर्वे तब का है जब प्रकाश अंबेडकर और बाकी तीनों दलों के गठबंधन की बात तय थी, लेकिन गठबंधन टूटने पर बीजेपी 45 का टारगेट पूरा कर सकती है और कांग्रेस के लिए खाता खोलना मुश्किल हो सकता है। मित्रों, आपके सामने दो विकल्प, अपने बेटे बेटी भतीजियों का कल्याण करने वाला इंडिया अलायंस और देशभक्तों की टोली जैसा मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए का अलायंस भारतीय जनता पार्टी।